पुष्पा 2 देश ही नहीं विदेश में भी इस फिल्म ने भरपूर कमाई की है और तकरीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने वाली साउथ की मूवी बन गई है। और ये सारे सीन्स पे हम डिस्कस करेंगे। ये एक टकला कर दिया है, क्यों किया है, किसको किया, ये भी बताएंगे। साथ में ये वाला सीन कहाँ का है ये भी डिस्कस करेंगे। और पुष्पा 2 की जो शुरुआत हुई मेरे दोस्तों, वो पुष्पा 3 के ट्रेलर से हुई। इस बात का साफ है कि पुष्पा 3 भी बहुत जल्द सिनेमाघरों में आएगी। इसका भी काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। हालांकि इसका एक पार्ट तो लगभग शूट हो ही गया है, जो पुष्पा 2 में दिखाया गया। ये पुष्पा भाऊ को गोली भी लगी है और ये पार्ट 3 में आएगा, क्योंकि पुष्पा 3 की है ये, तब गोली खलेगी। क्योंकि 2 का जो अंत हुआ और शुरुआत हुई है ना पुष्पा 2 की, वो 3 के ट्रेलर से हुई है। शुरुआत होती है पुष्पा 2 की एक विदेश से, जहाँ पे एक विदेशी पोर्ट यानी कि श्रीलंका के आसपास का एरिया, जहाँ पे पोर्ट पे एक कंटेनर भारी लोड था, उठाने में वो खुल गया और जिसमें एक कंटेनर में एक व्यक्ति भी था जो बेहोशी की हालत में दिख रहा था। तो टीम को बुलाया गया, वहाँ के अधिकारियों को बुलाया गया। तो जब अधिकारियों ने देखा कि ये कुछ नहीं बोल रहा, तो उसको उल्टा लटका दिया और पूछा कि ये कहाँ का है, भारत का है या पाकिस्तान का। लेकिन उनकी भाषा इसे समझ में नहीं आ रही थी और इनकी भाषा उसे। जी, फिर पुष्पा भाऊ को उन्होंने मारने की कोशिश की, तो पुष्पा भाऊ ने रस्सी तोड़ के वहाँ से आए और एक एक करके सबको रपारप काटने लगे। काटते काटते कुछ लोगों को मार दिया। लेकिन जब पुष्पा भाऊ समझ गए कि यहाँ इन सबको मार के निकलना आसान नहीं है, तो फिर पुष्पा भाऊ वो उसके हेड को, जो अधिकारियों का हेड था, उसको लेके आने लगे और कहने लगे मेरा पैसा कहाँ है ये बता। दरअसल पुष्पा भाऊ का कुछ पैसा फंसा हुआ है। अब वो कितना है क्या है, ये पार्ट 3 यानी कि पुष्पा 3 में पता चलेगा कि आखिर कौन सा पैसा फंसा है, कितना फंसा है, किस टेंडल का। अभी तो यहाँ वो भागते हुए दिख रहे हैं इस रेलिंग पे और एक एक करके काटते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। और तभी पुष्पा 3 में जो विलन रहने वाले हैं वो गन निकालते हैं और पुष्पा पे चला देते हैं। इतनी ऊंचाई पे होने के बाद भी निशाना पुष्पा के सीने पे घलता है, जिस वजह से पुष्पा घायल होकर वहीं से सीधा नीचे गिरते हैं। आप देख सकते हैं हाथ में तलवार है, तो वो हथियार है और ये पानी में गिरते हैं। जैसे में पानी में गिरते हैं इतनी ऊंचाई से, पुष्पा भाऊ हल्का सा बेहोश सा होते दिखते हैं। हालांकि इसके आगे क्या हुआ नहीं पता, और क्योंकि वो पुष्पा 2 में नहीं दिखाया है। पुष्पा 2 में वो आगे शुरुआत हुई, जैसे ही वो पानी में गिरे उन्हें बचपन की याद आ गई कि कैसे उनके दोस्तों ने उन्हें बातों में लेके पानी में फेंका था। हुआ ये कि वो क्रिकेट खेल रहे थे, पुष्पा भाऊ देख रहे थे बचपन में, उनके दोस्तों के हाथ से तालाब में गेंद चली गई, जिसको निकलवाने के लिए उन्होंने पुष्पा को पूछा तू कौन है, तेरे पिता का नाम क्या है। तो पुष्पा जब उन्हें अपने बारे में बताते तो वो कहते हैं नहीं, तू श्री उल्लेटी उल्लेटी परिवार का नहीं है, तू ऐसा है वैसा है, हमारे गांव के लोग नहीं मानते। अच्छा, हम तब मानेंगे जब तू गेंद तालाब से ले आए। पुष्पा बेचारा उदास हो जाता है, छोटा सा उसको तैरना नहीं आता है, फिर भी वो पानी में कूद जाता है और गेंद डूबते डूबते बड़ी मुश्किल से गेंद को तो वो पकड़ लेता है। और ये सब देख के खुश भी हो जाते हैं, लेकिन पुष्पा तभी डूबने लगता है और बड़ी मुश्किल से, और इतने में ही पुष्पा की नींद खुल जाती है। और यहाँ से पुष्पा 2 की शुरुआत होती है रियल में। ये पुष्पा भाऊ और श्रीवल्ली सो रहे होते हैं रात में, तभी उनकी नींद खुलती है और श्रीवल्ली पूछती है क्या हुआ, तो कहता है मुझे सपने अपने नहीं आते, मुझे हकीकत से डर लगता है। और यहाँ पुष्पा रातों की कहानी है, जहाँ पे शेखावत भेष बदल के पुष्पा के आदमों में चला जाता है लाल चंदन काटने। और तभी उस साइड में एक सीन दिखता है जहाँ श्रीवल्ली अपनी सास के साथ मंदिर जाती है, जहाँ पे पुष्पा का बड़ा भाई यानी कि सौतेला भाई मिलता है। और पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली यहाँ पे एक मुकुट चढ़ाती है, श्रृंगार पेटी चढ़ाती है, जो बहुत कीमती होती है। तो पुष्पा के जो बड़े भाई हैं वो कहते हैं कि थोड़ी ना मेहनत की कमाई है, नाजायज़ पैसा है,
ऐसे तो खर्च करेंगे। हाल तो श्रीवल्ली को बहुत गुस्सा आता, लेकिन वो चुप रहती है। तभी वो और कुछ कहा सुनी कहती है, तो पंडित जी से श्रीवल्ली कहती है कि आप चढ़ाइए, भगवान का कोई जाति धर्म नहीं होती, भगवान। और बात ख़त्म करती है वो वहाँ से। और इधर शेखावत लकड़ी काटता है भेष बदल के, लकड़ी को ढोता भी है, पूरी मेहनत करता है, किसी को शक नहीं होता कि मजदूर है कि पुलिस वाला है। और फिर पूरा चंदन इकट्ठा करके दूसरी लोकेशन पे लाया जाता है जहाँ चंदन की तुलाई होनी है। अब पूरा माल तोला जाएगा, किस मजदूर ने कितने किलो माल इकट्ठा किया है, और नाम भी लिखवाए जाएंगे। तो यही वो लाइन लगी हुई थी, एक एक करके सारे तोल रहे थे और माल लोड भी करते जा रहे थे। इतने में ही पुष्पा के जो पुलिस वाले हैं, यानी कि शेखावत जी, इनका नाम पूछा जाता है, तो ये नाम लिखवा देते हैं और अपनी पेमेंट लेके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये ध्यान से नाम सुन याद आता है कि यार इसने तो शेखावत कहा, तो फिर से बुलाते हैं, वो पूरा नाम पूछते हैं, तो फिर तब तक वो गन निकाल लेते हैं और अपने साथियों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि माल मैंने पकड़ लिया है, और लोकेशन शेयर कर देते हैं। और लोकेशन को पास बाकी पुलिस वाले आए तब तक ये बंदूक तान देते हैं और गोलियों की बौछार कर देते हैं। सारे लोग गोलियों की आवाज़ सुन के वहाँ से थर थर भागेंगे, कोई लेफ्ट भागेगा, कोई राइट। और जंगल में ना सिर्फ पुष्पा के आदमी बल्कि जानवर भी इधर उधर भागने लगते हैं। इतने में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और तकरीबन 200 से 300 आदमियों को पकड़ के जेल में डाल देती है। हालांकि जेल में नहीं जाते, वो पहले चौकी में रखते हैं, जहाँ चौकी इंचार्ज बहुत सख्त है, कहता है नियम बदल गए हैं। और उन्हीं में से जो 200-300 आदमी पकड़े गए, उनमें से एक सीनू की शादी है। सीनू की होने वाली वाइफ को विश्वास है कि पुष्पा भाऊ उसे शादी के मुहूर्त से पहले ले आएंगे, लेकिन सीनू का होने वाला ससुर इस बात को नहीं मानता और कहता है क्या पुष्पा वहाँ जाएगा बचाने के लिए, अपने मजदूर के लिए पुष्पा जैसा बड़ा आदमी जाएगा, हट। लेकिन तभी पुलिस चौकी के सामने एक कार रुकती है, उस कार से पुष्पा भाऊ और उनके आदमी उतरते हैं, पुलिस चौकी के अंदर जाते हैं। और जैसे ही पुलिस चौकी के अंदर पुष्पा भाऊ की एंट्री होती है, पूरा पुलिस चौकी के जितने भी पुलिस वाले हैं, हवलदार, एसआई, सब डर जाते हैं और पुष्पा भाऊ करके मैटर संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुष्पा भाऊ कहते हैं कैसा कहा है, मेरे आदमियों को अंदर डाल दिया, चल ठीक हटा देखा जाएगा। उसमें एक सीनू है जिसकी शादी है, उसको मैं लेने आया। तो ऐसा ही कहता है नहीं नहीं यहाँ सिस्टम बदल गया है। तो पुष्पा बाबू कहता है चल मैं कुछ नहीं मानता, चल खोल निकाल। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ नहीं मान रहे थे। फिर पुष्पा बाबू ने सबको बताया कि तू कैसा कहा है और यहाँ क्या कैसा सिस्टम है, साला रिश्वत लेता है और ये सब बहुत सारी बातें पुष्पा बाबू ने यहाँ की, जिनको सुन के छोड़ देने की बात हो गई कि चलो ठीक सीनू को छोड़ देते हैं भाई, अब पुष्पा भाऊ कह रहा है तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। जैसे ही पुष्पा भाऊ सीनू को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सीनू को बहुत मारा पीटा गया था। अरेस्ट करने के बाद शेखावत ने खुद और बाकी पुलिसकर्मियों से लगभग 200 से 250 जितने आदमी थे सबकी पिटाई करवाई। पुष्पा एक एक करके सबके निशान देखता है और बहुत भावुक होता है, कहता है मैं अब सीनू को नहीं ले जाएगा, इन सब को ले जाएगा। पूरे चौकी में हाहाकार मच जाता है, सब डर जाते हैं कि ऐसे नौकरी चली जाएगी। तो पुष्पा कहता है मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगा, एक काम कर अपनी अपनी बताओ किसकी कितनी ड्यूटी बनती है, किसकी कितनी सैलरी है, सबका पीएफ ईएफ सब काट के एक हिसाब टोटल अमाउंट बना और राउंड फिगर में इन सबको पकड़ा दे। एक एक करके किसी लाइन में लग जाते हैं, किसी का 30 लाख, किसी का 40 लाख, और ये पूरा सेटलमेंट भाव कर देता है। सारा पैसा पुलिस वाले लेके चौकी छोड़ के चले जाते हैं, सब अपनी रिटायरमेंट आज ही हो गया और सारे आदमी छूट जाते हैं। पुष्पा भाऊ वहाँ एक शराब का गिलास छोड़ जाते हैं और एक पी जाते हैं, शेखावत के लिए छोड़ गए। शेखावत जैसे ही चौकी पहुँचता है कोई नहीं मिलता, लेकिन पैक मिलता है तो वो समझ जाता है पुष्पा ये सब छोड़ गया और मुझे पार्टी दी गई। तो पैक पीते हैं और पूछते हैं कि ये एक पुलिस वाला क्यों बच गया। तो वो भी कहता है कि मैं कागज़ देने के लिए आया था, कागज़ ले लो, अब मैंने भी जाना है, मेरी ड्यूटी छोड़ दी।
और इतने में पुष्पा भाऊ पहुंच जाते हैं शादी के फंक्शन में, जहां वो लड़की इंतज़ार कर रही है कि पुष्पा भाऊ उसके होने वाले पति को लाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही, ले गए। फिर शादी संपन्न हुई, सब लोग पुष्पा को देखकर खुश हुए। फिर एक गाना शूट होता है यहाँ पे पुष्पा भाऊ का, और ये टेलर का पहला गाना है फिल्म का। पुष्पा 2 बहुत ही अच्छी मूवी लगी। और यहाँ एक सीन चल रहा है, टीवी के न्यूज़ कवर हो रही है, यहाँ सीएम से मिलने जा रहा है पुष्पा भाऊ। जैसे ही सीएम से मिलने जाता है तो श्रीवल्ली उन्हें अपने पास बुलाती है, और ये पुष्पा भाऊ श्रीवल्ली को देख के खाना वाना बना रही थी, जो थोड़ा रोमांटिक मूड में होता है, और 2-3 बार उसको टच करता है। तो श्रीवल्ली मना करती है कि ना 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 पुष्पा, अभी तुम सीएम के पास जा रहे हो, जाओ वहाँ एक फ़ोटो खिंचवा लाना। पर पुष्पा कहाँ सुनता है, पुष्पा फिर 1-2 कोशिश करता है और श्री जाने लगता है। तो श्रीवल्ली को गुस्सा आता है, कहता है कहाँ जा रहा है, इधर आ पहले तो पुष्पा भाऊ कहता है क्या हुआ, तो कहता है तूने जो मेरे साथ किया ना भाई, उससे मेरी फीलिंग जाग गई। पुष्पा बहुत मना करता है कि नहीं 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 नहीं, क्या कर रही है, मुझे सीएम से मिलने जाना है, मीटिंग है। पर श्रीवल्ली नहीं मानती, और पुष्पा भाऊ को सीधे सीढ़ियों के रास्ते से दूसरे कमरे में ले जाती और कहती नहीं, पहले तूने जो किया मैंने मना किया, पर तू नहीं माना और फीलिंग जगा दी। नहीं नहीं, अब तो फीलिंग जाग गई है। और पुष्पा भाऊ के लाख मना करने के बाद भी श्रीवल्ली अंदर जाती है, कहती है। और फिर पुष्पा भाऊ अंदर से इस पीए से कहता है कि मुझे आने में देर हो जाएगी। तो पीए भी समझदार है, समझ गया पूरी बात, और आध घंटे प्रोग्राम डिले कर देता है। और ये आध घंटे में श्रीवल्ली की फीलिंग शांत हो गई, और ये भाऊ आगे जाते हैं। तो पीए थोड़ा मजाक बनाता है, भाऊ इतने जल्दी आ गया, साइड आइड बदल गई, क्या हुआ, और ये सब मजाक करता है। भाऊ भी उससे कहता है तुझे जैसे कुछ पता है ना है, तो सब जानता है ना भाऊ के बारे में। और इधर आगे फिर सीएम कार्यालय पहुंचते हैं, जहां मीडिया पुलिस बहुत भीड़ है। पुष्पा भाऊ को देखकर मीडिया वहां पहुंचती है और अपना अंदाज़ा लगाती है कि आप राजनीति में आने वाले हैं और ये सब। तो वहाँ पे एमएलए भी पहुँच जाते हैं सिद्धप्पा, और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बहुत से एमएलए पुष्पा से मिलने जाते हैं, तो क्या पुष्पा आज सीएम से मिलने नहीं आ सकता, बस ऐसी मीटिंग है। और मीटिंग शुरू होती है, उससे पहले बात करते हैं। पुष्पा भाऊ कहता है एक काम कर भाऊ, तुम मंत्रिमंडल ले ले कोई। और सिद्धप्पा कहता है कि मैं शेखावत का ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। तो पुष्पा मना करता है कि नहीं नहीं नहीं, जब तूने पूछ के करवाना है तो ये काम नहीं कर। और ये दोनों अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ सीएम सर बैठे होते हैं। पुष्पा बैठने लगता है तो सिद्धप्पा मना कर देता, नहीं नहीं तुम बैठ मत, क्योंकि तू बैठेगा तो फिर उठेगा नहीं, पुष्पा राज है भाई तू। तो जैसे तैसे वो मनाता है, पुष्पा खड़ा रहता है और सीएम सर उनसे बात करते हैं। सिद्धप्पा सीएम को बहुत मीठी मीठी बातें करता है, और सीएम भी उससे कहता है हाँ ये पुष्पा है, अभी मैंने नाम सुना है, इसका नाम यहाँ क्या पूरे दिल्ली में फेमस हो गया है, इसने तो पूरे पुलिस चौकी ही खाली करा दिया, बहुत पैसा है इसके पास, इसी के पैसे तो हमारी पार्टी चलती है, इससे हम फंड लेते हैं, और बहुत तारीफ़ करता है। और फिर सिद्धप्पा सीएम को भेंट देता है, अपने साथ जो भी चीज़ें लाया हो, कुछ फ़ोटो, और ये सब देने के बाद कहता है कि मुझे मिनिस्टर बनना है, ये सब बातें वो करेगा। लेकिन उससे पहले वो कह देता है कि पुष्पा को फ़ोटो खिंचवानी है आपके साथ, क्योंकि इसकी बाई को यानी कि वाइफ ने कहा है कि एक फ़ोटो घर लाना। तो ये सुनते ही सिद्धप्पा का गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं फ़ोटो खिंचवाऊँगा, वो भी पुष्पा के साथ, पैर की जूती कितनी भी महंगी क्यों ना हो उसको सिर पे नहीं रखी जाती, और बहुत कुछ कहता है। और यहाँ तक कि वो श्रीवल्ली के बारे में भी कह देता है कि तू एक औरत की बातें सुनता है, और ये सब उसने कहा तो तू फ़ोटो लेने आ गया, तुझे अपने मन से नहीं लगा ये सब। तो श्रीवल्ली को भी 1-2 बातें सुना देता है। ये सब सुनने के बाद पुष्पा अंदर ही अंदर गुस्से में होता है। इतने में वो कैमरामैन फ़ोटो एक खींच लेता है, जिससे सीएम फ़ोटो वाले को गुस्सा होता है, और एक एक करके सबसे पूछता है खैर इसने फ़ोटो खींची है कि नहीं, मुझे किचिक की आवाज़ आई है, किसिक की आवाज़ आई है, किसिक की। और ये किसिक किसिक को इतना यहीं से उछाला लगा। उसके बाद इस पे एक गाना भी बना है किसिक का। हालांकि अभी यहाँ टॉपिक समझ लेते हैं, और वो कैमरामैन से रील निकाल लेता है कैमरा छुड़ा के, और पूरी रील को फेंक देता है। उसमें सीएम की कुछ खास फ़ोटो भी रहती हैं, पुरानी वाली उसके परिवार वाली, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता। बस वो एक फ़ोटो पुष्पा के साथ जो खिंच गई, इस चक्कर में उसने पूरी रील ख़राब कर दी। पुष्पा भाऊ बाहर आ जाते हैं, बैठे रहते हैं लॉली में,
जहाँ बैठे हैं वहाँ पे फिर ये एमएलए भी आता है और बात करता है। पुष्पा ज़्यादा गुस्से में नहीं दिखता, ये बात सुन के समझ के वो थोड़ा आराम बैठता है। पुष्पा वो कहता है कि अरे अंदर क्या बात हुई। तो एमएलए कहता है हाँ मिनिस्ट्री मिल जाएगी पर कौन सी ये पता नहीं। तो पुष्पा वो कहता है ये नहीं पूछा है मैंने, उस शेखावत के ट्रांसफ़र का क्या हुआ। तो एमएलए कहता है तूने मना किया तो मैंने नहीं किया। तो फिर पुष्पा बाबू कहते हैं मेरे ना करने में और सीएम के ना करने में अंतर है। तो एमएलए कहता है तू बहुत भड़क रहा है भाऊ, क्या बात है। वो कहला मैं नहीं भड़क रहा रे, अगर मेरे साथ पुष्पा भाऊ होता ना तो मैं टुच्ची उच्ची रेस में नहीं मारता। कल को तू एमएलए बनेगा और तू सीएम बनेगा तो तू भी मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाएगा। तो एमएलए कहता नहीं नहीं, अगर मैं सीएम बनूंगा तो क्यों नहीं खिंचवाऊंगा, मैं तो खिंचवाऊंगा। तो कहता है ठीक बन जा। तो एमएलए कहता है क्या पागल आगल की बात कर रहा रे, कैसे बन जाए, इसमें बहुत पैसा खर्च होगा, 100-150 करोड़। तो वो कहता है मैं 500 दूंगा। और वहीं पे फ़ोटो वोटो खिंचवा लेता है पुष्पा अपने नए होने वाले सीएम। जैसे कि रामायण में श्री राम जी ने भी ऐसे ही किया था, पहले से राजा बना दिया, फिर बाद में राज मुकुट भी पहना दिया, और फिर बाद में कभी जीते तो राजा बनाए। ऐसे यहाँ भी पहले से सीएम बना दिया कि तू सीएम है, और फ़ोटो वोटो खिंचवा ली। यहाँ बात मीडिया में आ गई, मीडिया वाले कहने लगे अंदर क्या हुआ ये सब। तो वो कहता है कुछ नहीं, सीएम सर से बात हो गई है, वो अगली 24 तारीख को 24 जुलाई को मेरे घर आएंगे, मेरी वाइफ का बर्थडे है, उस दिन वो फ़ोटो वोटो भी खिंचवाएंगे, बस इसलिए आ रहेंगे। ये बात श्रीवल्ली टीवी से सुन लेती है और अपनी सास से कहती है कि 24 जुलाई को सीएम आने वाले हैं, हमारे घर आएंगे। तो उनकी सास कहती है वो क्यों आएंगे हमारे घर, और ये क्या तुम्हें कुछ भी बात करती है। तो कहती नहीं नहीं नहीं, पुष्पा को तुम हमारे स्वामी को ऐसे ही समझती, मेरे स्वामी को, वो आएंगे। और इधर सिद्धप्पा पार्टी के अध्यक्ष से मिलने पहुंच जाता है कि मुझे सीएम बनना है। पार्टी अध्यक्ष कहता है तू पागल आगल हो गया, तेरे पीछे कौन है, मैं तुझे जानता हूँ, तू ऐसा नहीं है, लेकिन तेरे पीछे कोई बड़ी ताकत है, आखिर वो है कौन। ये सब बात होती है, इतने में पुष्पा भाऊ की गाड़ी पहुंच जाती है कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि पार्टी अध्यक्ष के भाई के यहाँ, और उसको 5 करोड़ देते हैं और कहते हैं तू अपने भाई को फ़ोन लगा, मेरे को बात करनी है। इधर आगे बात हो ही रही थी कि कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि जो ये बैठा हुआ है उसके भाई का कॉल आता है और कहता है कि मुझे 5 करोड़ दिया है सिर्फ फ़ोन लगाने का। तो ये भी चौंक जाता है कि कौन है बंदा यार, 5 करोड़ दे रहा बात करने का। जब बात होती है तो पता चलता है ये पुष्पा है। तो कहता है अच्छा 4 टके का चिन्नी चोर। तो वो भी कहता है हाँ तू कौन सा है भाई दूध का धुला, तू भी तो लॉरी गिनने वाला है। तो इधर थोड़ी बहुत कहासुनी होती है और जिसको सुन के ये सिद्धप्पा भी डर जाता है कि क्या मैटर है भाई, ये तो किसी के आगे झुकता नहीं। इतने में ये पैसों से भरा सोफ़ा जिसमें 25 करोड़ रुपए हैं वो आता है। और पुष्पा कहता है मिनिस्टर साहब थोड़ा बैठ के देखो ना, ये बहुत नरम नरम गद्दा है, तू जिस पे बैठता है वो गड़ा है। बैठता है तो खुश हो जाता है पैसे देख के और कहता है चलो ठीक, तुझे कौन सा टेंडर चाहिए बता, किस हिस्से में चाहिए बता। तो कहता है मुझे टेंडर एंडर नहीं चाहिए, मुझे सीधा राज्य चाहिए एक। सिद्धप्पा को सीएम बना। सुन के चौंक जाता है और कहता है ये आदमी कौन है साला, बहुत आगे जाएगा, जो ना तो पद से डर रहा है, ना पैसे से, ना पावर से, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर से पप्पा जैसे ही सिद्धप्पा बाहर निकलता है मीटिंग से, पुष्पा को फ़ोन लगाता और कहता है पूरा पैसा तू ऐसे ही उड़ा रहा है सिंडिकेट का, क्या सिंडिकेट को तू कंगाल करके छोड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा ये सब। तो वो पुष्पा कहता है तू टेंशन ना ले, आज से सिंडिकेट की कमाई बदलने वाली। पुष्पा को तू नेशनल खिलाड़ी समझता है क्या, इंटरनेशनल है। और फिर वो विदेश मीटिंग करने चला जाता है। अब इस आगे मीटिंग में क्या होता है वो हम जानेंगे।